स्थानीय अब्दुल बारी नगर भवन में शिक्षक सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षक निर्वाचन प्रत्याशी जीवन कुमार ने सभी आए हुए शिक्षकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षक संघ के सचिव विद्या शर्मा का विदाई समारोह भी किया गया। जीवन कुमार का कहना था कि जब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया जाएगा तब तक हम सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे एवं अपना वेतन नहीं लेंगे। शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया है। देखिए, शिक्षक के मान सम्मान की जब हम बात करते हैं तो अंदर से बहुत तकलीफ इसलिए होता है, और तकलीफ का सबसे बड़ा कारण मैं बताऊँ कि 500 से अधिक स्कूलों में मैं भ्रमण किया हूँ, मैं खुद भ्रमण किया हूँ, और तब मुझे ये ज्ञात हुआ है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं शिक्षकों के साथ भी। और यही नहीं, आप पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे। प्रॉब्लम कहाँ है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं वित्तीय शिक्षकों को देखने और उनकी स्थिति को समझने के लिए जब स्कूल में भ्रमण किया तो मैंने देखा कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनको 5-5 साल से 7-7 साल से पेमेंट नहीं मिला है, और फिर भी सरकार के कर्मचारी के रूप में वो काम कर रहे हैं, उनसे काम किया जा रहा है। चाहे जो भी सरकार का काम हो, उनको आदेश आता है, उनको चिट्ठी आती है कि आप ये काम करें, कोरोना का जांच करना हो या फिर जनगणना करनी हो या कोई भी काम करना हो। ये वित्तीय शिक्षकों का स्थिति इस तरह से है। और पेमेंट के मामले में आपको जान के बड़ा सर्च होगा, कहीं 5,000 पेमेंट हो रहा है, तो कहीं 10,000 पेमेंट हो रहा है, कहीं 20,000 पेमेंट हो रहा है। और 80% केसेस में मैंने देखा कि 5,000 से 10,000 पेमेंट हो रहा है, जो एक सुपरवाइजर के पेमेंट से कम है। इसका कारण है कि टाइम पर जो ग्रांट की राशि है वो ग्रांट की राशि नहीं मिल रही है। कई शिक्षकों को कई वर्षों से पेमेंट ही नहीं मिला है। तो इससे अब सोचिए कि उनके पूरे परिवार, उनके बेटे बेटी या पूरा सिस्टम, उनका पूरा घर परिवार कैसे चलता होगा। ये बहुत तकलीफ की बात है। इसको दूर करना हमारी प्राथमिकता में है, और जब तक मैं इसको दूर नहीं करूँगा, मैंने अपना संकल्प लिया है, मैंने पूरी तरह संकल्प लिया है कि मैं अपना वेतन मैं भी अपना वेतन तब तक नहीं लूँगा जब तक इन शिक्षकों का ठोस समाधान नहीं करूँगा। ये शिक्षक समाज का जो दर्द है, उस दर्द को दूर करने का ठोस समाधान नहीं करूँगा तब तक हम भी अपना वेतन नहीं लेंगे। ये मेरा अटल संकल्प है। ये वित्तीय शिक्षकों की स्थिति है। और उसके बाद मैं देखता हूँ संस्कृत स्कूलों का स्थिति देखता हूँ, वहाँ के बिल्डिंगें जर्जर है, वहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है। हम कह रहे हैं कि सभी धर्म को एक साथ हम लेकर चलने का जब प्रयास कर रहे हैं तो संस्कृत के साथ भेदभाव का कोई बर्ताव नहीं होना चाहिए, उसके साथ भी उसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। हम क्यों चाहें, आखिर हमारी मानसिकता क्या है? क्या हम ये चाहते हैं कि संस्कृत को हम अपने भाषा के रूप में नहीं देखें भविष्य में, उसको विलुप्त कर दें? और यदि इस तरह की मानसिकता वाले लोग बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, तो ये बहुत ही विपरीत मानसिकता के लोग हैं। और मैं इस पर उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी इस तरह की मानसिकता को त्याग के संस्कृत को बढ़ावा देने का आप काम करें। नियोजित शिक्षकों की जब बात की जाती है तो वहाँ भी बहुत ही खराब स्थिति है। 2006 में जब बहाली हुई थी नियोजित शिक्षकों की, तब उस वक्त ये मान के चला गया था कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, परमानेंट शिक्षकों की काफ़ी कमी है। और तत्काल में जब 2005 में एनडीए की सरकार बनी थी तब नियोजित शिक्षकों के माध्यम से पूरे सिस्टम को, स्कूल को भरने का काम किया गया था। कई स्कूल बंद हो गए थे करीब उस वक्त, और स्कूलों को भरने का काम तत्कालिक रूप में नियोजित शिक्षकों के माध्यम से किया गया था। लेकिन वो एक तरह से एडहॉक व्यवस्था थी और उसको परमानेंट व्यवस्था में लागू करना ही एक उद्देश्य था। लेकिन आज तक की जो स्थिति है, जो नियमावली है, सेवा शर्तें हैं, वो बहुत ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमें लगता है कि आधारित है, उस पॉलिसी पर आधारित है। और जो सरकार के पास जो पैसा देने के जो परमानेंट शिक्षकों का जो प्रावधान था, उस प्रावधान को नियोजित शिक्षकों पर लागू नहीं किया गया। रिटायरमेंट होने के बाद कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, और इसके पीछे हमें लगता है कि गहरी साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करना हमारा ड्यूटी है और हमारा कर्तव्य। बिल्कुल, हालांकि सब व्यवस्था में आप उनको लगा देते हैं, केवल शिक्षण संस्थान और शिक्षा में जो उनको लगना चाहिए, उसके अलावा सारी व्यवस्थाओं में आप उनको लगा देते हैं, और उसके लिए अलग से कोई पारिश्रमिक का भी आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा जो मेन टारगेट है शिक्षकों का, वो समाज को शिक्षित करना है। एक शिक्षक केवल समाज के आदर्श नहीं होते हैं, बल्कि एक हम तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र का वो सम्मान होते हैं, और किसी भी राष्ट्र का सम्मान शिक्षकों के सम्मान से तोला जाता है। आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वो टॉप पर है, उनकी टॉप रैंकिंग देखिएगा। तो हमारे यहाँ जो रैंकिंग की बात है, हमारे यहाँ हम निचले 19वें रैंकिंग पे हैं। जब शिक्षा व्यवस्था के नाम पर हम बहुत पैसा निकालते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरा नंबर का हमारा पैसा खर्चा होता है शिक्षा व्यवस्था के नाम पे टोटल भारत में, और 19वां नंबर हम गुणवत्ता के मामले में है। इसका कारण क्या है कि हम शिक्षकों को, जो शिक्षक के नाम पर जो पैसा निकालते हैं, करीब 39,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग के बजट के रूप में खर्च करते हैं। लेकिन 15 से 16% ही पैसा उनके वेतन में खर्च कर पाते हैं, बाकी डीबीटी के माध्यम से कई योजनाओं में खर्च करते हैं। हम सरकार
सरकार की योजनाओं पर प्रश्न नहीं लगा रहे हैं कि आप डीबीटी के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था के जो नाम पर पैसा निकाला जा रहा है बजट से, उसको क्यों खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जब शिक्षक भूखे रहेंगे तब उनका मन कुंठित रहेगा, और कुंठित मन से वो कैसे गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात सोच सकते हैं, और कैसे आप उनको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई की बात के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनको केंद्रित कर सकते हैं। ये दोनों अपने आप में कंट्रोवर्शियल विषय हो जाता है। हमारा ड्यूटी है कि हम उन चीज़ों को सॉल्व करें और उन चीज़ों को निश्चित रूप से सॉल्व करने का हम प्रयास करें, और होगा उसका कारण समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब 39,000 करोड़ पर हम शिक्षा विभाग के नाम पर पैसा निकालते हैं और केवल 15-16% ही पैसा खर्चा करते हैं, तो 2-3% पैसा और वहाँ से यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है और पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आखिर ऐसा क्यों, जब हिंदुस्तान के कई राज्यों में परमानेंट सिस्टम की बहाली हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, मेरा कहना है कि विभिन्न सरकारों में हो रही है, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल एजेंडा नहीं है। राजकर्मी का दर्जा आज तक जो सिस्टम को नहीं मिला है बिहार में, ये नेशनल एजेंडा नहीं है, ये स्टेट का एजेंडा है। और निश्चित रूप से जब अन्य राज्यों में चाहे डिफरेंट सरकारें हैं, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस की सरकारें दे रही है, तो हमें भी राजकर्मी का दर्जा, पूरे बिहार भर में मैं पैदल मार्च करूंगा और एक साथ गांधी मैदान में लाखों लाख शिक्षक को जुटा के इस बात को सरकार को बताने का काम करूंगा कि कितना दर्द है। इस दर्द को समझिए और निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। जी।